सरकार हमारी बातों को सुनती है, अगर अच्छी ब्रीफिंग नहीं की तो सरकार को लगता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं। जब वेतन विसंगति उसे कैसे आप रख रहे हैं सरकार के सामने, और आखिरकार सरकार उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है? कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आ जा रही है? ये जो गतिविधियां है हमारे सरकार को, क्योंकि कर्मचारी के हित के लिए वो लोग कभी नहीं सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो गेस्ट मौजूद हैं, और इस बार जो गेस्ट हैं वो अपने आप में खास हैं। खास इसलिए क्योंकि कर्मचारियों की समस्याएं, सरकारें बदली लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं नहीं बदली। आए दिन उन्हें अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष के बाद आखिरकार क्या सरकारों ने उनकी बातों को माना? क्या उनकी वो जो तमाम सूत्री मांगे थीं क्या वो पूरी हुई? और क्या कब तक ये संघर्ष उनका सड़कों पर जारी रहेगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अगर मैं बात करूं तो अखिल भारतीय डिप्लोमा अभियंता महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव मनमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उनका स्वागत किया जाए। और साथ ही साथ अखिल भारतीय डिप्लोमा अभियंता महासंघ के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एनडी तिवारी जी भी हमारे साथ गेस्ट के रूप में स्टूडियो में मौजूद है। एनडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मनमोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। यहाँ पर आप हमसे जुड़े और अपनी बातों को किस तरीके से सरकार के बीच रख रहे हैं उन पर तमाम सवाल करने की हम प्रक्रिया शुरू करें। उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लंबे समय से मनमोहन जी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए, डिप्लोमा अपने संघ के लिए। आपका संघ केवल देश ही नहीं, इंटरनेशनल फेडरेशन भी है। तो किस तरीके की सिमिलरिटी देखते हैं इंडिया और इंडिया के बाहर? पहला सवाल। थैंक यू वेरी मच। सो बिफोर expressing our views and comments, I would like to inform about the structures of the All India Federation of Diploma Engineers. It's a association of diploma engineers all over the country. It's a apex body comprising of 4 lakh diploma engineers all over the country from various discipline and cadre from central and state government department of the country. So the All India Federation of Diploma Engineers was established in the year of 1968 at Bengaluru. So we have some problem, and that problem yet not solved. So it has already been 58 years past. So we are in a position to lead the organization that we have some grievances and government is not in a position to solve it. So first was the raising of academic qualification from 10 to 10 plus 2 from admission in polytechnic for diploma engineers courses. And secondly, the removal of anomalies in the pay scale of junior engineer and assistant engineer created by the pay commission, 4th pay commission, 5th pay commission, 6th pay commission, and 7th central pay commission. Apart from that, uniform designation, constitution of technical commission, amendment of electricity bill, then after removal of NPS, then now that has been introduced as UPS. So we are demanding for OPS, and that was the grievances of the All India Federation of Diploma Engineers. And as we know, the grievances cannot be solved in overnight, but even then the grievances is pending before they go up years together. So it is a great concern for us. मनमोहन जी, आपसे कि जिस तरीके से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों में जो डिमांड्स आपने लंबे समय, जब फेडरेशन का स्थापना हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, वो जो मांगे आपने शुरुआत में रखी थी, उन मांगों से को लेकर के अब तक जो संघर्ष चला, कितनी पूरी हुई है और क्या उम्मीदें हैं कि ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा या कभी पूरी भी होंगी? मेरा ये मानना है कि भाई सारा हिंदुस्तान में कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ये है जूनियर इंजीनियर। आप देखिए, सरकार हमेशा कहते हैं कि हमारा देश का विकास हुआ है, हम भी मानते हैं विकास हुआ है। अगर विकास होते हैं, विकास का धारा आगे लेने के लिए कौन जाता है? ये तो हमारा डिप्लोमा इंजीनियर्स है, क्योंकि वी आर दी बैकबोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अगर हम नहीं हैं तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर
बहुत बढ़िया है, हमारा विकास भी हुआ है और हम लोग काम भी नहीं करते। आप एक बताइए ना, अगर हम नहीं काम करते विकास कैसे होगा? अगर विकास हुआ है तो हम लोग काम किया है, तो अगर हमने काम किया है तो हमारा जो मांगे है तो पूरा करना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही मांग आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आप देखिए एनपीएस वो लोग दे रहे थे तो हमने संघर्ष किया है, उसके बाद उन लोगों ने यूपीएस दे दिया। वो लोग कहता है कि भाई ओपीएस यूपीएस से बेहतर है। तो मैंने ये कहा कि अगर यूपीएस बेहतर है तो आप क्यों नहीं लेते हो? ये तमाम जो मिनिस्टर है, तमाम जो एमपी है, हाँ स्टेट लेवल में हो, सेंट्रल लेवल में हो, आप लोग क्यों नहीं लेते हो यूपीएस? आप यूपीएस ले लो, आप क्यों ओपीएस ले रहे हो? तो इसका मतलब है यूपीएस किसी भी हालत में कर्मचारी के हित के लिए नहीं है। जो कि हम लोग नौकरी करते हैं 35 to 40 ईयर्स हम नौकरी करते हैं और उसके बाद हमें ये पेंशन नहीं मिलते हैं, और ये लोग 5 साल के लिए काम करते हैं, वो लोग पूरा का पूरा 3 साल वो लोग पेंशन लेते हैं। ये कहाँ की जस्टिस है? तो ये इनजस्टिस है, सरासर इनजस्टिस है, और इनजस्टिस के लिए हम लड़ेंगे। उसमें हमें जो भी है परिणाम जो भी हो हम लड़ेंगे, और लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सारे हिंदुस्तान हम लोग घूम रहे हैं कि हर स्टेट में हम गए हैं, उसमें इरेस्पेक्टिव कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, तो हम लोग एक साथ लड़ेंगे। और हमारा जो बुनियादी जो मांगे हैं, ये मांगे जो पूर्ण करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मेरा अगला सवाल है, द प्रीवियस गवर्नमेंट वाज ऑफ कांग्रेस, द करंट गवर्नमेंट इज ऑफ बीजेपी, विच गवर्नमेंट इज बेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज? नहीं, आप देखिए, जो हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट एक प्रोसेस है। गवर्नमेंट भी जानते हैं भाई कौन काम करते हैं, कौन नहीं काम करते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो मान लीजिए राजस्थान में जो हुआ है कांग्रेस ने दे दिया है, हिमाचल में भी दे दिया है कांग्रेस ने कि भाई ये जो है ना कर्मचारी को जो ओपीएस देना चाहिए, लेकिन वे लोग देने के लिए तो आप यहाँ देखिए झारखंड में भी देखिए, उसने भी उन लोगों ने दे दिया है। बाकी जो जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वो लोग हमेशा हमारे कर्मचारी के खिलाफ है, और ये लोग देना नहीं चाहिए। उसका क्या मतलब है? अगर आप नहीं देते हो कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं देते हो, हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग क्यों लेते हो? आप बताइए, आप लोग क्यों लेते हो? अगर आप लोग लेते हो कर्मचारी को क्यों नहीं चाहिए? आप मुझे डिफाइन कीजिए ना, उसका तो एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपका इसका उत्तर भी हम लोग सवाल करते हैं, अगर हमें नहीं चाहिए तो आपको क्यों चाहिए? आप बताइए। तो हमारा यही है, ऐसा नहीं है कोई सरकार के खिलाफ हमारा नहीं है। जो सरकार, देखिए हमारा कोई साथी नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जो हमारे खिलाफ काम करेगा वही हमारे दुश्मन होते हैं। हम लोग कर्मचारी ऐसे मानते हैं, जो हमारे खिलाफ काम करेगा वही हमारे दुश्मन होते हैं, और दुश्मन को हम ही कभी पिसा नहीं सकेंगे। अगला सवाल मेरा प्रदेश अध्यक्ष एनडी तिवारी जी से है। मैं यूपी आता हूँ, आपके पास फिर से लौटूंगा। तिवारी जी, जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, आए दिन आप लोगों को अपनी मांग को लेकर के कहीं ना कहीं घोषणा करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार से उन घोषणाओं पर या उन संघर्ष पर आपको प्रॉपर न्याय मिल रहा है? ऊपर मैं तो ये देखता हूँ कि ये कह दिया जाता है कि अगर कर्मचारी या संघ के लोग सड़कों पर आए तो एस्मा जैसी कार्रवाई आप तक में भी, आप लोगों पर भी की जा सकती है। इनको धमकियां मानते हैं या कर्मचारी संघ को दबाने का प्रयास किया जाता है? निश्चित रूप से मैं एनडी द्विवेदी, प्रांतीय अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग और कार्यकारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश, और उसी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि हमारे महासचिव जी ने पूरे भारतवर्ष की स्थिति पे विचार रखा, तो उसी क्रम में आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानने का प्रयास किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से यहाँ का चाहे डिप्लोमा इंजीनियर संघ हो या राज्य कर्मचारी संघ परिषद हो, लगातार कर्मचारियों की मांगों को लेकर के संघर्ष करता रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी मांगों पे सरकार कितना ध्यान दे रही है, उनके अधिकारी कितना ध्यान दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने में।
क्योंकि वो सीधे सरकार से जुड़े होते हैं। अगर उन्होंने अच्छी ब्रीफिंग की तो सरकार हमारी बातों को सुनती है, अगर अच्छी ब्रीफिंग नहीं की तो सरकार को लगता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और विकास की रीढ़ हमें कहा जाता है, कहते भी हैं अधिकारी, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो जो विकास का रीढ़ है उसको कहते हैं नहीं ये तो बेकार है, किसी काम के नहीं है, तो सुविधाएं नहीं देते हैं। ये स्थिति बड़ी खराब होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं ये तकलीफ होती है कि कर्मचारी जो विकास कार्यों में जिसको लगना चाहिए वो उसे संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, सिर्फ असंवेदनशीलता की वजह से। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके नाम में मुझसे गलती हुई एनडी द्विवेदी जी। लेकिन जिस तरीके से मांग थी आपकी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के, 8वें वेतन आयोग को लेकर के, क्या इन पर, चूंकि मैंने देखा है कई बार, मैंने खुद भी फिजिकली जाके सड़कों पर कवर किया है, तो क्या इन पर कोई बात सहमति की बन पाई जिससे आप लोग ये कह सके कि नहीं सरकार ने आपका ध्यान दिया? निश्चित रूप से PFRDA एक्ट आया 2013 में। पहली बार ये जो नई पेंशन योजना है इसको संसद में पहचान मिली 2013 में PFRDA एक्ट के माध्यम से। जैसे ही PFRDA एक्ट आया हम लोगों ने संघर्ष का बिगुल बजाया और एक साइकिल यात्रा के माध्यम से हम यहाँ से दिल्ली जंतर मंतर तक गए। 13 दिन की यात्रा थी। साइकिल से हम लोग यहाँ से वहां तक गए, वहां पे धरना दिया और हम लोगों ने विरोध किया। उसके बाद 2014 में फिर हमने नोटा का प्रयोग करने का निर्णय लिया कि जो यहाँ पे लोकसभा चुनाव से नोटा का प्रयोग करेंगे। तो तमाम पार्टियों के जो उसके प्रमुख थे उन्होंने वार्ता की कि नहीं, नोटा का इस्तेमाल न करिए, आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करें और हमारी सरकार आएगी तो हम मांग को मानेंगे। उस क्रम में सभी ने लिख करके भी दिया, लेकिन जब सरकार आई तो पता चला उसको किनारे कर दिया गया। फिर हम लोगों ने स्ट्राइक किया, आंदोलन किया, हड़ताल पे गए। 2018 में हम टीचर्स के साथ मिलकर के फिर हड़ताल पे गए 2 दिन की। जब हमने मांग रखी या आंदोलन किया तो सरकार ने बजाय पुरानी पेंशन देने के नई पेंशन व्यवस्था में कुछ तो सुधार का आश्वासन दिया या सुधार किया, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया। जबकि कर्मचारी चाहता है कि उसकी सुनिश्चित पुरानी पेंशन व्यवस्था हो। अभी भी हम लोग का आंदोलन था तो उन्होंने एक यूपीएस करके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम करके दिया भारत के प्रधानमंत्री जी ने। इट मीन्स कि उन्हें पता है कि नई पेंशन स्कीम अच्छी नहीं है, इस वजह से वो यूपीएस ले आए। लेकिन ओपीएस देने में क्या दिक्कत है? जब अभी तक अंग्रेजों के जमाने से हम लोगों को ओपीएस मिल रही है तो वो व्यवस्था में देनी चाहिए। और जैसा कि हमारे महासचिव जी ने कहा कि अगर वो व्यवस्था अच्छी नहीं है तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? आप लेते हैं ओपीएस, हमें कह रहे हैं आप एनपीएस लीजिए जो कि शेयर मार्केट पे आधारित है। तो कोई भी कर्मचारी अपना 60 साल का कैरियर सरकार को डोनेट करता है, पूरी जवानी को डोनेट करता है, उसके बाद वो अनिश्चितता की स्थिति में रहे तो ये कर्मचारियों के साथ तो अन्याय है ही है। ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है कि बुजुर्ग होने पे हमारे यहाँ संस्कार रहा है, बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है और यहाँ पे बुजुर्ग को हम शेयर मार्केट के हवाले छोड़ दे रहे हैं कि वो अपनी दवा भी न करा पाए। ये बड़ी खराब स्थिति है। इसीलिए हम लोगों की मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। एक सवाल आपने उठाया कि अधिकारी आपकी बात को सही ढंग से वहां तक नहीं पहुंचाते, क्या उनका आपके साथ कोई द्वेष है? पहला सवाल। दूसरा सवाल द्विवेदी जी आपसे ही मेरा ये है कि आखिरकार क्या आपका शोषण सरकार कम, अधिकारी ज्यादा करते हैं? निश्चित रूप से जो यूनियन का जो इम्पोर्टेंस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यूनियन एक सेफ्टी वाल्व है। और जब अंग्रेजों की सरकार थी वो तानाशाही सरकार मानी जाती, लेकिन उन्होंने भी यूनियन को महत्व दिया, उन्होंने यूनियन को मान्यता दी। कुछ भी सेफ्टी वाल्व है, वो सामूहिक रूप से जो कर्मचारी उनकी बातों को सरकार तक या अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन आज धारणा अधिकारियों के दिमाग में ये बन गई है कि यूनियन वाले ये अनावश्यक दबाव बनाते हैं, बिना वजह का आंदोलन करते हैं, ये उन्होंने धारणा बना ली। अभी जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, चीफ सेक्रेटरी के दर्जनों ऐसे शासनादेश हैं जो कहते हैं कि प्रत्येक प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष प्रति माह बैठक करेगा मान्यता प्राप्त सेवा संघों के जो उसके अध्यक्ष सचिव हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी विभाग उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जहां के प्रमुख सचिव जी प्रतिमाह वहां के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष महासचिव से बात करें। उसी के साथ कोई विभाग अध्यक्ष नहीं है। तो सरकार के ही मुख्य सचिव जी के आदेश का ही पालन सरकार के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो हम तो यही मानेंगे कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। अगला सवाल मेरा मनमोहन सर आपसे है कि योर यूनियन इज ए प्रेजेंट इन इंडिया एज वेल एज अबाउट व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ अदर कंट्रीज? देखिए उसमें
ऐसा है जो अदर जैसे सार्क कंट्री अभी तो सार्क भंग हो गया है, तो इसके पहले हमारा जो जैसे 8 कंट्री थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये 8 कंट्री थे। उसमें हमारा ये था कि भाई हमारा जो गतिविधियाँ है और हमारा जो ग्रीवेंसेस है उसमें हमें जो है ना प्रावधान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सार्क लेवल में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, ये तमाम चीज़ों में नो हाउ, एक्सपर्टाइज, ये तमाम चीज़ में हमारा होता था। ये ग्रीवेंस के बारे में होता नहीं था, इसलिए हम कलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन मेरा ये मानना है और मैं ये जानता हूँ, मान लीजिए हमारा जो पेंशन देते हैं, पेंशन का बेनिफिट यहाँ 50% होते हैं, जो कि अब बांग्लादेश है हमारा नज़दीक कंट्री है तो ये 65% देते हैं। प्रमोशन का जैसे हम 50, जैसे हमारा जितना भी सैलरी होता है उसका आधा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी 65% देते हैं, बांग्लादेश में 65%, 80% आपको श्रीलंका में देते हैं। खाली वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जो 50% देते हैं, ये ब्रिटेन। तो ये जो गतिविधियाँ है हमारे सरकार को, क्योंकि कर्मचारी के हित के लिए वो लोग कभी नहीं सोचते हैं, तो इसलिए हमारा मानना है कि ये उन लोगों का जो सोच है, विचार है, उस सोच विचार को बदलना चाहिए और कर्मचारी के हित के लिए काम करें, क्योंकि ये लोग भी हमारा ही आदमी है और हम लोग उन लोगों का आदमी है। और हमेशा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही संगठन चलता है और गवर्नमेंट चलता है। अगर हम लोग नाखुश करते हैं तो डेफिनेटली हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा किरदार जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उसका सेफ्टी के लिए हम हर तक किसी भी हद तक हम जा पाएंगे और करेंगे। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। अगला सवाल मनमोहन सर आपसे ही है कि जो इंजीनियर्स की भर्ती होती है, वो भर्ती की प्रक्रिया यूपी की अलग है, अलग स्टेट्स की अलग है, कैसी होनी चाहिए? आप लोगों की डिमांड की लिस्ट में शायद ये भी एक बिंदु है। हाँ, ये आप बहुत बढ़िया अपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि भाई जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर्स पोस्ट इज शुड बी रिजर्व फॉर द डिप्लोमा इंजीनियर। ये है ही, पहले भी था, आज भी है, और पीडब्ल्यूडी जो कोड है, कोड में ये लिखा भी है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा स्टेट है जो कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट में डिग्री इंजीनियर को भी उसमें जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि आप बिहार में जाइए, आसाम में जाइए, कोई तमाम ये स्टेट है जिस स्टेट में जूनियर इंजीनियर पोस्ट में खाली डिप्लोमा इंजीनियर्स को भी, आप उड़ीसा में जाइए, उसमें भी डिप्लोमा इंजीनियर्स का जो भर्ती है तो ये जूनियर इंजीनियर पोस्ट में होता है। लेकिन यहाँ यूपी में ऐसा उन लोगों ने किया है जो कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए सारे हिंदुस्तान में एक साल में 23 लाख डिप्लोमा इंजीनियर्स का ये प्रोडक्शन होते हैं, जो कि 5.7 लाख इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट इंजीनियर निकलते हैं। आप देखिए रेशियो देखिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये डिपार्टमेंट में आजकल जो हुआ है, ये पोस्ट नहीं निकलता है, धीरे धीरे उसका कैडर स्ट्रेंथ भी कमती हो जा रहा है, और ऊपर से हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स का पोस्ट को डिग्री इंजीनियर को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत बात है, और इसके लिए ये यूपी फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स और तमाम जो हमारा दोस्त है और तमाम हमारा जो संगठन है, उन लोगों ने ये लड़ाई किया है और लड़ाई में सक्सेस भी हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को ये पूरा मॉनिटरिंग करना चाहिए। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। आप देखिए जो कि जूनियर इंजीनियर है, सारा जीवन में 35 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस में उन लोगों का एक भी प्रमोशन नहीं मिलता है। कोई स्टेट में एक ही प्रमोशन नहीं मिलते हैं, और जो डिग्री इंजीनियर हैं उन लोगों का 6 to 7 प्रमोशन, वर्टिकल प्रमोशन जो मिलता है, जो कि उन लोगों का नेचर ऑफ ड्यूटीज, एरिया ऑफ ऑपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब काम सब एक ही है, लेकिन नहीं मिलता है। ये सरासर गलत बात है, और गवर्नमेंट को ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि वेतन को लेकर के तमाम फॉल्ट्स हैं पूरे देश में, और उसको लेकर के भी आपके जो लिस्ट है, डिमांड की लिस्ट है, उस पर एक पॉइंट ये भी है, वेतन विसंगति, उसे कैसे आप रख रहे हैं सरकार के सामने, और आखिरकार सरकार उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है? कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आ जा रही है? नहीं, आप ये देखिए, आपने सही सवाल उठाया। आप देखिए
इस सरकार ने कहा कि एक नेशन एक झंडा, एक फ्लैग होना चाहिए, एक नेशन एक भाषा होना चाहिए, है ना। ये तमाम चीज़ उन लोगों ने कहा, हमें अच्छा लगा था, ठीक है आप लोग ये करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक कंट्री एक पे स्ट्रक्चर आप क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि आप देखिए ये जो कर्मचारी का जो डिटरमाइन द एमोलमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये एक आधार पर होता है। तो डिटरमाइन द एमोलमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये दो प्रिंसिपल के आधार पर होता है। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स का मतलब है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, एरिया ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ जॉब और ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक हो तो आपको एक तनख्वाह मिलना चाहिए। आप जूनियर इंजीनियर का देखिए, जूनियर इंजीनियर का सारे हिंदुस्तान का काम एक ही है, बिल्डिंग बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, सड़क बनाना है, जल निगम में काम करना है, सेतु निगम में काम करना है, तमाम जो चीज़ है सारे हिंदुस्तान में एक ही है। तो उन लोगों का पे स्ट्रक्चर हर स्टेट में क्यों अलग अलग है? आपको तो ये देखना चाहिए ना, क्योंकि आप अगर ये नहीं देखेंगे तो ये हमारा ग्रीवेंस तो रहेगा ही ना। तो ये तमाम चीज़ हमारा पे स्ट्रक्चर का विसंगति है। साथ ही साथ ये रिमूवल ऑफ एनोमलीज इन द पे स्केल ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर क्रिएटेड बाय द 5th, 6th एंड 7th पे कमीशन, उन लोगों ने ये क्रिएट किया है। जो कि पे कमीशन होता है एक्रॉस फार्मूला के आधार पर, जो प्राइस हाइक होता है सब चीज़ का प्राइस हाइक होता है। तो इस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हम कितना कैलोरी खाएंगे, हमारा कोपरा कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए, बच्चा कितना है और हमारा पाउच कितना, ये सब आधार लेकर ये बनाते हैं। लेकिन ये अच्छे ढंग से नहीं बनाते हैं। और आप देखिए कर्मचारी का जो भी रेशियो होना चाहिए, मान लीजिए चपरासी का 18,000 तो उनका मल्टीप्लाई बाई 8 उसका कैबिनेट सेक्रेटरी होना चाहिए। पिछले 7 पे कमीशन में उन लोगों ने 1:14 बनाया है। ये कहाँ का रूल है? आप किसी को दबा के रखते हो और आप अपने खुद जो सारा हिंदुस्तान का जो तनख्वाह है आप लेने चाहते हो, ये तो गलत बात है। ये गलत बात के लिए सारे हिंदुस्तान में जो डिप्लोमा इंजीनियर्स है, खाली डिप्लोमा इंजीनियर्स ही नहीं, हम लोग सारे हिंदुस्तान में जो कर्मचारी संगठन है उन लोगों से हमने संपर्क किया है और हमें इसका हाल भी निकलना है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा जो है एनडी द्विवेदी जी से है। सर, एक ज़माना मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है कि जब कर्मचारी संघ या फेडरेशन कभी हल्ला बोलते थे सरकार के खिलाफ तो सड़कें लहलाती थी। लेकिन आज का दौर ये है कि प्रमुख सचिव या डायरेक्टर कभी भी किसी भी संघ के अधिकारी जो पदाधिकारी हैं उठा के कहीं भी ट्रांसफर कर देते, कोई भी आरोप लगा देते, जबकि वो आरोप शायद जांच के बाद सही नहीं पाया जाता। क्या लगता है कि कुछ माहौल बदलाव आया है या फिर आप लोगों का दबदबा कम हुआ है? नहीं, संवेदनशीलता जो सरकार की है, बल्कि सरकारी अधिकारियों की बात करें तो संवेदनशीलता कम हुई है कर्मचारी संगठनों पर। पहले जो हमारा सिस्टम था, कोई भी विरोध करने के लिए हम एक काला फीता बांध लेते थे और काला फीता बांध करके काम करते थे। जैसे ही काला फीता बांधते थे तो अधिकारी हमको बुला लेते थे कि भाई क्या समस्या है, आपने काला फीता क्यों बांधा। आज स्थिति है कि काला फीता बांध करके आप महीनों डालते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं। उसके बाद हम जिला स्तर पे धरना देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मंडल पे धरना देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। प्रांत पे धरना देते हैं तो कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वहाँ विधानसभा घेराव किया जाए या फिर कोई आदमी आग लगा ले तो जरूर फिर सरकार जो है सक्रिय होती है, अधिकारी सक्रिय होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये असंवेदनशीलता है सरकारी अधिकारियों के कर्मचारी संगठनों के प्रति, और ये अच्छी नहीं है। ये बात अच्छी नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से ये खराब है और ये सरकार के हित में नहीं, विभाग के भी हित में नहीं है कि आपस में असंतोष बढ़े। असंतोष कभी बढ़ना नहीं चाहिए। जो भी जायज मांगे हैं, अगर कोई भी कर्मचारी संगठन आंदोलित हो रहा है तो प्रत्यावेदन दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से शुरू में वो हड़ताल नहीं करता है, शुरू में वो एक प्रत्यावेदन देता है। अगर उसमें सुनवाई हो जाए तो काला फीता भी नहीं बांधेगा, जनपद पे धरना भी नहीं देगा। तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सरकारी अधिकारियों को, कि कर्मचारी अगर संतुष्ट रहेगा तभी वो काम करेगा। और कोई हम चांद सितारे तो मांग रहे हैं, हमारी ग्रीवांसेज हैं, जो आपके नियम हैं, जो निर्देश हैं, उसी के पालन करने की ही बात हम लोग करते हैं कि उसका कम से कम आप पालन करिए। कोई अलग से कोई चीज नहीं मांगी जा रही है। जो चीजें हमें मिली हैं उन्हीं को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।
अलग से कोई चीज नहीं मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता आई है सरकारी अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों के प्रति। अगला सवाल मेरा ये कि जो लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, उनमें कुछ प्रमुख ऐसी मांगे हैं जो लगातार अभी भी पूरी नहीं हुई। वो कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर के कड़ा संघर्ष मतलब निरंतर जारी है? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का, जो लगातार हम लोग 2013 से प्रयास कर रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। और वो सारे पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष के सभी कर्मचारियों की वो मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उसकी मांग चल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें वेतनमान भत्तों की, तो केंद्र के समानता की मांग हमारी सन 86 से चल रही है। लगातार हम कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है वो स्टेट को मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो मूल वेतन और महंगाई भत्ता तो केंद्र के बराबर है, लेकिन वही मकान किराया भत्ता की बात करें तो अभी बराबर नहीं है। लखनऊ शहर में अगर केंद्रीय कर्मचारी रह रहा है, उसी स्केल का आदमी है, तो उसको पता चला केंद्र वाले को 8,000 मिलेगा तो हमें 4,000 मिलेगा। जबकि कोई मकान मालिक ये तो पूछ करके किराया लेता नहीं है कि वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को महंगा देगा, हमको सस्ता देगा, वो तो सभी को उतना देगा। तो कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि जो वाहन भत्ता है, मकान किराया भत्ता है, वो केंद्रीय कर्मचारी के समान हमें मिलना चाहिए। अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि विभागों की अगर बात करें तो इसमें पीडब्ल्यूडी की कुछ कहानियां ऐसी हैं जो निकल करके सामने आती हैं, हम लोगों तक पहुंचती हैं कि शायद वहाँ मनमानी का दौर ज़्यादा चल रहा है या फिर आप लोग कमज़ोर होते हुए दिख पड़ रहे हैं विभाग में। नहीं, जब विभाग में होता क्या है, पहले हमारा एक विभागाध्यक्ष होता था जो कंट्रोल करता सारी चीज़ों को, हम लोग अपनी गिरवान से लेकर के जाते थे, वो कर देते थे। अब हमारे यहाँ तीन प्रमुख वनिता स्तर के अधिकारी हो गए, लेकिन कहीं न कहीं उनकी कंट्रोलिंग कह लीजिए या जो भी है वो कहीं न कहीं कमजोर हुई है, जिसकी वजह से समस्याएं निकल करके आ रही हैं, जो बातें बाहर मीडिया तक भी जा रही हैं और इधर उधर हो रही हैं। तो जो विभागाध्यक्ष होता है उनका दायित्व होता है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें और त्वरित निर्णय लें। निर्णय लेने में जो कमजोरी होती है उसकी वजह से चीजें बाहर जाती हैं, तो निर्णय विभागाध्यक्ष को लेना चाहिए, जिससे ये सब चीजें कहीं बाहर या इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी, मैं आपसे एक मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि अब जो संघर्ष आप लोगों ने शुरू किया है, उस संघर्ष में कितनी सफलताएं मिल चुकी हैं और अभी राह जो है कितनी कटीली बाकी है? लेकिन कुछ न कुछ सफलताएं तो मिली हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अभी राह हमारी बड़ी है और हम लोग संघर्षरत हैं, सारे कर्मचारी संगठन संघर्षरत हैं और एक साथ मिल करके हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं सरकार, अब जैसे निजीकरण की बात करें, अभी उत्तर प्रदेश में ही बिजली विभाग में निजीकरण का मामला चल रहा है, वहाँ अनशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि बिजली विभाग के कर्मचारी अभी स्वयं कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो अन्य कर्मचारी संगठन भी उनको सहयोग करेंगे, क्योंकि किसी का भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिजली जैसी आवश्यक चीजों का निजीकरण वो जनता के भी हित में नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा कोविड काल में अन्य देशों की अपेक्षा अगर भारतवर्ष से तुलना करें और देखें तो जो सरकारी कर्मचारी था, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, वो चाहे चिकित्सा विभाग का हो या हमारे इंजीनियरिंग कैडर का हो, पूरा अपना जान जोखिम में लगा करके उन्होंने पूरी सेवाएं दी हैं। सारे सरकारी हॉस्पिटलों में पूरी सुविधाएं दी गई, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या स्थिति रही? जो कैजुअलिटीज हुई, अगर हम अमेरिका की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो वहाँ कैजुअलिटीज इस वजह से हुई कि वहाँ पे सारी चीजें प्राइवेट थी और वो बंद करके किनारे हो गए। लेकिन यहाँ पे चूंकि सरकारी नियंत्रण था, तो सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके सरकार की नीतियों का पालन करने का प्रयास किया और जनता की सेवा की। तो इस चीज से समझना चाहिए कि निजीकरण और सरकार जो सरकारी तंत्र है उसमें बहुत अंतर है और भारतवर्ष की जनता के लिए कभी भी निजीकरण हितकारी नहीं होगा। My last question is, Manmohan sir, you get a chance to work in a other country. Which country would be your favorite? देखिए, मैं तो हमेशा अपने कंट्री को ही बड़ा मानता हूँ, ट्रू टू द सेम। क्योंकि देखिए, सिस्टम अगर ख़राब होते हैं तो कंट्री उसके जिम्मेदार नहीं है। यहाँ का जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को हमें सुधारना चाहिए। एक मैं बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अब देखिए, काम करने वाला आदमी अभी नहीं है, आदेश देने वाला आदमी ज़्यादा हो गए। हम घर में देखते हैं, पापा हमें, माँ हमें आदेश देते हैं और बाकी लोग हम काम करते हैं।
अभी तो यहाँ हो गया भाई, हर आदमी पापा बन गया और काम करने वाला, फील्ड में काम करने वाला कोई भी नहीं है। आप देखिए कमिश्नर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये डिप्टी सेक्रेटरी, कितना सेक्रेटरी हो गया। चीफ इंजीनियर कितना बन गया, पहले तो एक ही चीफ इंजीनियर थे, अभी आज कितना चीफ इंजीनियर बन गया। लेकिन नीचे में जितना भी जूनियर इंजीनियर होना चाहिए, काम करने वाला आदमी असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए, ये कैदास्ता धीरे 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 कमती हो गया। इसका मतलब है काम करने वाला आदमी उन लोगों को नहीं चाहिए, ये लोग आदेश देने वाला आदमी है। वो आदेश देने से देश को भी बचेगा नहीं और आगे भी नहीं जाएगा। शुक्रिया मनमोहन सर, आपका शुक्रिया। एंडी सर आपका, आप दोनों लोग लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर पधारे और कर्मचारियों के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं के लिए आप सब देश से लेकर के विदेश तक संघर्ष कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए। और ये लड़ाई निरंतर सरकारों से इन संगठन की चलती रही है और चलती रहेगी, लेकिन कर्मचारियों को कितना लाभ मिल रहा है और कौन सरकार या कौन से अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, कब न्याय मिलेगा, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल मैं यहीं पर आपसे विदाई लेता हूं और अगले बार फिर से एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।